शाम न आए, निंदिया न आए, निंदिया न आए, रहना बीत जाए, शाम न आए, रहना बीत जाए। कहते हैं कि ज़िंदगी में अगर मुश्किलें आएँ तो हमें मुस्कुरा कर उसका सामना करना चाहिए। और हमारे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनके नाम में ही मुस्कान है, और उन्होंने ये साबित करके दिखाया है कि आपके हौसले ये तय करते हैं कि आपकी मंजिल क्या होगी, आपकी आंखें ये तय नहीं करते। आपने देख ही लिया होगा मुस्कान नेगी को। मुस्कान नेगी से तो हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे डॉक्टर मुस्कान नेगी से, क्योंकि डॉक्टर मुस्कान नेगी हिमाचल की पहली पीएचडी करने वाली 100% दृष्टिबाधित महिला बनी है। और फ़िलहाल आपको बता दें कि डॉक्टर मुस्कान नेगी आरकेएमवी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही है। तो इनसे बातचीत करते हैं। मुस्कान, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो पीएचडी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि जब हमने म्यूज़िक डे के मौके पर आपसे बातचीत की थी, तब आपने हमें बताया था कि आप पीएचडी कर रहे हैं और कब वो ख़त्म होगी, तो मुझे इंतज़ार है इसका। कैसा महसूस हो रहा है? अपनी आपके नाम के आगे अब डॉक्टर लग गया है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। हालांकि जब एडमिशन लिया था पीएचडी में तब सोचा नहीं था कि हो जाएगी। अगर हम बात करें आपके पीएचडी के सफ़र के बारे में, ऑडियो बुक्स के अलावा कौन ऐसा इंसान है था, कौन ऐसा मेंटर था कि इस पूरे सफ़र में आपको उन्होंने सपोर्ट किया हो? देखो, पीएचडी के लिए तो जो मेरे गाइड हैं उनको श्रेय जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेरे को बहुत अच्छे से गाइड किया, बहुत मेहनत की मेरे साथ साथ, क्योंकि इस पे बहुत डिपेंड करता है कि तो फिर उनकी बदौलत ये पीएचडी हो पाई, और 5 साल के अंदर अंदर ये पीएचडी मैंने कंप्लीट कर ली, उन्हीं की बदौलत। उन्हीं को ज़्यादा श्रेय जाता है इसका तो। विश्वास हो रहा है कि आज आप इस मुकाम पे हो? जी नहीं, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि होगी। मुझे ये लग रहा था कि होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लूँगी, छोड़ दूँगी या कुछ भी, या फिर मैंने ये सोचा कि चलो एक बार जब एडमिशन ले लिया पीएचडी में तो हो ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकल ही जाएगा किसी तरह से। क्योंकि आपने अभी हमें बताया था कि पीएचडी से पहले आपने एमफिल में एडमिशन ली थी। आपका कोई इरादा नहीं था वैसे पीएचडी करने का? अ, बचपन से तो सोचती थी कि एजुकेशन जो सबसे हायर डिग्री है वो तो मैं लूँगी, मैं पीएचडी तो करूँगी। लेकिन धीरे-धीरे जब एमए में आई फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मुझसे नहीं हो पाएगी, ये थीसिस लिखना, रिसर्च वर्क थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैंने एमफिल में एडमिशन ली, तो एमफिल का काम अभी शुरू नहीं हुआ था, नेक्स्ट ईयर पीएचडी में सीट्स निकल गई, तो फिर मैंने पीएचडी में भी एडमिशन ले ली। हालाँकि मैंने सोचा था कि एमफिल तो मेरे से अभी एमफिल का काम शुरू हुआ नहीं, पीएचडी में क्या होगा। फिर भी मैंने सोचा देख देख लेते हैं एक बार, क्या हर्ज है उसमें। तो फिर जब मैंने एडमिशन लिया तो फिर उसके बाद तो गाइड जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। तो फिर बाकी तो बाकी लोगों की भी हेल्प ली मैंने इसमें। नीलम दीदी हैं, मेरी फ्रेंड है प्रतिभा, और बाकी फ्रेंड्स हैं। किसी ने डाटा कलेक्ट करने में हेल्प की, किसी ने थीसिस लिखने में हेल्प की, किसी ने और भी छोटे छोटे कामों में हेल्प की। इस तरह से फिर ये सफ़र हो गया। कितना मुश्किल होता था, क्योंकि आप फ़िलहाल आरकेएमवी कॉलेज में, जैसे कि हमने अपने दर्शकों को बताया, कि असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही है, तो बच्चों को भी पढ़ाना, साथ में अपनी पीएचडी कंप्लीट करनी, थीसिस लिखनी, तो कितना डिफ़िकल्ट रहता था मैनेज करना? जी, मेरी जो रजिस्ट्रेशन है वो एडमिशन पीएचडी में वो हो गई थी 2020 में, अक्टूबर में। तो उसके बाद 21, 22, 23 में मेरे पास यही काम था। हालांकि 22 में मेरा टॉपिक अप्रूव हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चनियर भरवा के वो सारा जॉब से पहले ही वो सब कर लिया था। काफ़ी डाटा कलेक्ट तो जॉब से पहले ही हो गया था। बस फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर 23 में मेरी जॉब लगी है, और साथ साथ में ये पीएचडी का काम भी चल ही रहा था। बाकी छुट्टियां होती हैं हमें, एजुकेशन में एक ये है ना कि
समर वेकेशन, विंटर वेकेशन ये भी हैं, और इसके अलावा बीच बीच में जो छुट्टियां होती हैं फिर उनमें फ़ायदा उठाया उन छुट्टियों का। तो ये है। अगर हम बात करें इस पूरे सफ़र में पीएचडी करते समय चुनौती की, सबसे बड़ी बाधा क्या आई आपको इसमें, जो आप अभी भी याद करेंगी? चलो पीएचडी तो कंप्लीट होगी, लेकिन वो सफ़र में वो जो उस टाइम चुनौती आई थी वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। कुछ ऐसा समय आया था? ऐसा तो नहीं, इस तरह से कोई ऐसा बड़ी चुनौती तो कोई नहीं थी, लेकिन हाँ ये है कि छोटे छोटे चैलेंजेस तो आते रहे, क्योंकि जैसे डाटा कलेक्ट करने के लिए इधर उधर जाना, मतलब वैसे तो मेरा एचपीओ के स्टूडेंट्स पे ही टॉपिक है, पर फिर भी जो क्वेश्चनियर भरवाने, जो सर्वे किया था मैंने, हर डिपार्टमेंट में जाओ अपने साथ लेके किसी को, उसके अलावा भी जो बाकी डाटा कलेक्ट करने के लिए इधर उधर जाना, उसमें भी वो भी एक चैलेंज। और फिर उसके बाद लाइब्रेरी में बुक्स अगर ढूंढनी हो तो वो भी किसी की हेल्प से ढूंढो। और इसके लिए एक ये है सुझाव रहेगा कि डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए। वैसे एचपी यूनिवर्सिटी में एक्सेसिबल लाइब्रेरी तो है, लेकिन उसमें ये है कि हम ऑनलाइन जितना मटेरियल हो सके वो ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे एचपीयू में जो मटेरियल है, बुक्स हैं, थीसिस हैं, ये सब हैं, तो वो डिजिटल फॉर्मेट में भी होना चाहिए। जी। अच्छा, अगर हम बात करें आपके पेरेंट्स की, जब आपकी पीएचडी कंप्लीट हुई, आपको सर्टिफिकेट मिला, तो आपने अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताया होगा कि पापा मम्मा मेरे नाम के आगे अब से डॉक्टर लगेगा, तो कैसा महसूस हुआ? उस पल के बारे में बताइए। एक बात ये है कि जब मेरा वाइवा हुआ तब भी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ में ही थे, मतलब उन्हीं के साथ मैं यूनिवर्सिटी गई थी, क्योंकि आजकल वो शिमला में, अभी दिसंबर में वो शिमला में ही थे, तो उन्हीं को लेके मैं गई थी यूनिवर्सिटी। और सब कुछ उनके सामने ही हुआ है, तो फिर खुश थे, अच्छा लगा उनको। ये है कि वो अपनी खुशी जाहिर नहीं करते हैं, पर फिर भी अच्छा तो लगा ही होगा। हाँ। अच्छा, हम थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहेंगे, आपके बचपन की यादें, बचपन के पलों को अगर आप अब याद करें, क्योंकि आप उस समय सपने देखती थी, बेशक आंखों से देख नहीं पाती थी, लेकिन सपने आपके बहुत बड़े थे। थोड़ा सा बताइए कि बचपन में आपको कब मालूम हुआ कि मुझे थोड़ा देखने में प्रॉब्लम है, या फिर और बच्चों से मैं थोड़ी सी अलग हूँ, कैसा फील होता था उस समय? एक्चुअली जब मैं छोटी थी, कोई 5-6 साल की रही होंगी, जब जब तक का मुझे याद है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत दिखाई देता था, तो मुझे लगता था कि शायद इतना ही सबको दिखता होगा, इतना ही देखते होंगे सब। मुझे पता नहीं था उस वक्त कि मुझे कम दिखाई देता है या मुझे जो भी है। तो मैं बच्चों के साथ खेलती थी, दौड़ती थी, भागती थी, गांव की हूँ मैं, तो गांव के बच्चों के साथ खेलती थी, ये वो सो। लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे पढ़ने के लिए कुल्लू भेजा जा रहा है, तब मुझे पता चला अच्छा मुझे कम दिखाई देता है। तब से मुझे पता चला कि अच्छा मैं थोड़ा कम देखती हूँ। फिर हालांकि मैं गांव के स्कूल भी जाती थी, क्योंकि उनकी जो बुक्स होती थी वो मुझे रटी हुई होती थी, लेकिन फिर भी मैंने इस चीज़ को कभी सोचा नहीं कि मुझे क्यों मैं पढ़ नहीं पाती हूँ इसलिए कि मुझे कम दिखाई देता है। इस चीज़ को इतना गौर ही नहीं किया। लेकिन जब मुझे कुल्लू भेजा गया तब मुझे लगा कि अच्छा मैं ब्लाइंड हूँ, मतलब कम दिखाई देता है जो भी है। तब से उस वक्त स्कूल जाने से पहले पता चला कि हाँ मैं ब्लाइंड हूँ। जी। स्कूलिंग की अगर हम बात करें, अपने गांव के बारे में बताइए कि आप शिमला में कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई, उसके बाद कॉलेज तो फ़िलहाल यहीं से आपने किया है, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मेरा गांव है शिमला डिस्ट्रिक्ट के चिड़गांव तहसील है मेरी, और सिंदासली गांव है मेरा, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और स्कूलिंग मेरी हुई है कुल्लू से, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड स्कूल कुल्लू से। तो जब मैं 7 साल की थी तब मुझे स्कूल में भेज दिया गया था घर से, और फिर वहाँ से मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई वहीं नैब में। और उसके बाद 6 to 10th मेरी एजुकेशन, हॉस्टल तो वही था, पर हमें गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुल्तानपुर कुल्लू से आगे की एजुकेशन हुई, हायर एजुकेशन। उसके बाद फिर 11th 12th मेरी शिमला में पोर्टमोर में हुई। उसके बाद ग्रेजुएशन इसी RKMV से हुई, फिर HPU से मास्टर्स किया, PhD की। जी।
जैसे कि आपने बताया कि आप कुल्लू गए थे, घर से हाँ जी। सबसे पहली बार जब निकले थे तो कुल्लू गए थे। उस हाँ। समय क्योंकि गाँव का माहौल तो होगा कि अपने ही लोग होंगे। जी। उस समय पहली बार आप लोगों के बीच निकले होंगे, तो कॉन्फिडेंस लो होता था उस समय लोगों के बीच जाके? कॉन्फिडेंस तो पता नहीं, क्योंकि मैं जब कुल्लू गई तो अच्छा लगा, बच्चों से मिली, हेलो हाय सब छोटे। और फिर शाम को जब हम हॉस्टल आए स्कूल से, तो फिर मुझे ऐसे अकेला अकेला सा महसूस हो रहा कि यहाँ तो ये इन सबको तो मैं जानती ही नहीं हूँ। और मैं रोने लग गई ज़ोर ज़ोर से, मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है। इस तरह से काफ़ी घर की याद आती थी शुरू शुरू में तो। पर टीचर कुछ ना कुछ बोल के चुप करवा देते थे कि हाँ, हम ले जाएंगे मम्मी के पास, ये है वो है, कुछ भी ऐसे। आपको अमेरिका जाने का भी मौका मिला था, तो जी। वो बताइए वो कैसे आपको मौका मिला? वहाँ पे भी अपनी अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा था, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? अ, एक रेडियो है, ऑनलाइन रेडियो, रेडियो उड़ान, जिसको कि डिसेबल लोग रन करते हैं, डिसेबल नॉन डिसेबल सब हैं उसमें। वो ऑनलाइन एक रेडियो है। तो उन्होंने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया था, सिंगिंग कंपटीशन, उड़ान आइडल करके। तो फिर वो जब मैंने 2018 में जीता था, तो उसके बाद समर्थनम ट्रस्ट फॉर डिसेबल जो कि बेंगलोर में है, उनकी स्पॉन्सरशिप से मैं अमेरिका गई थी। हम 10 लोगों का ग्रुप था हमारा। तो हम लोग यूएस गए थे और वहाँ के 5 स्टेट्स में हमने परफॉर्म किया। बॉस्टन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन था और कैलिफोर्निया, वहाँ पे शोज़ किए हमने। मज़ा आया, अच्छा लगा। और वो मतलब फ़र्स्ट टाइम मैं उस टाइम फ़्लाइट में भी बैठी थी और फ़र्स्ट टाइम ही विदेश भी गई थी। सपनों की उड़ान जैसा था वो, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं कभी वहाँ जा पाऊँगी। इसके अलावा अगर हम आपके अचीवमेंट्स की बात करें, क्योंकि आपको स्टेट यूथ आइकन भी बनाया गया है, जी। तो उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था और इसके अलावा क्या-क्या अचीवमेंट्स आपको ज़िंदगी में अब तक मिली हैं? अ, मैंने अचीवमेंट्स तो क्या, क्योंकि मेरे स्कूलिंग के साथ साथ ही मेरा म्यूज़िक भी शुरू हो गया था। मेरे एक टीचर होते थे स्कूल में, कुल्लू में, बेलीराम कौंडल सर, उन्होंने ही मुझे बोला था कि तू अच्छा गाती है, तू म्यूज़िक सीख सकती है। तो फिर हमारे स्कूल ने ही हमें अकेडमी भेजना शुरू कर दिया था। शायद 4th या 5th में रहे होंगे हम, तब 2-4 बच्चे थे। तो फिर हम अकेडमी जाते थे, साइड बाय साइड हमने म्यूज़िक सीखा। फिर स्कूल में भी म्यूज़िक एज ए सब्जेक्ट भी लिया हमने 12th तक, ग्रेजुएशन में भी, फिर मास्टर्स भी म्यूज़िक में ही की। तो फिर बाकी जो टूर्नामेंट्स होते थे उनमें भी कई बार फर्स्ट प्राइज़ जीते हैं मैंने। और फिर यूथ फेस्टिवल होते हैं उसमें भी। और नेट सेट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया था। और तो फिर उसके बाद हाँ, 2017 में जब मैं एमए के लिए एचपी यूनिवर्सिटी आई थी, तो उस वक्त ही मुझे चुनाव आयोग द्वारा यूथ आइकॉन बनाया गया था इलेक्शन कमीशन के। तो फिर मैंने लोगों को मोटिवेट किया वोट देने के लिए, कि जब मैं वोट दे सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं दे सकते। जी। अच्छा, अगर हम मुस्कान बात करें कि जैसे आपने बचपन में ही सोच लिया था कि म्यूज़िक में ही मुझे अपना करियर सेट करना है, हाँ जी। कब ये आपने डिसाइड किया था कि म्यूज़िक ही मेरा सब कुछ है? हाँ, जब मैं फर्स्ट सेकंड में थी तब तो मैं ये बोलती थी मुझे टीचर बनना है, टीचर बनना है, रेनू मैम जैसी टीचर बनना है। हमारे टीचर होते थे रेनू मैम, वो यूपी से थी। तो मैं ये कहती थी कि मुझे टीचर बनना है। उसके बाद जब मैंने म्यूज़िक शुरू किया, फिर मुझे ये लगता था ये पढ़ाई वढ़ाई सब हटा दो और बस मुझे सिर्फ म्यूज़िक पढ़ना है, म्यूज़िक सीखना है बस। फिर मुझे लगा कि अच्छा नहीं, मैं म्यूज़िक टीचर बनूँगी, मुझे बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने हैं, बाकी सब्जेक्ट बोरिंग लगते थे। तो मुझे लगा कि मैं म्यूज़िक टीचर बनूँगी। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, कॉलेज में जो म्यूज़िक पढ़ाते हैं वो प्रोफेसर होते हैं। फिर मैंने तय किया कि नहीं, अब मैं म्यूज़िक में पीएचडी करूँगी और मैं म्यूज़िक प्रोफेसर बनूँगी। जी। रेनू मैम से होती है आप आपकी बात? हाँ हाँ, मेरे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, स्कूल टाइम के टीचर्स भी हैं जो जिनसे मेरा अभी भी कांटेक्ट है, थोड़ा थोड़ा होता रहता है बीच में। एक मेरे और भी थे टीचर, प्रीति मैम, वो बहुत ही स्वीट थे, बहुत ही मेरे फेवरेट टीचर। वो भी म्यूज़िक सिखाते थे स्कूल में, तो उनसे भी मेरा कांटेक्ट होता है। और बहुत सारे टीचर्स हैं ऐसे अभी। मेरे एक टीचर थे मोहम्मद परवेज़ सर, उनसे भी मेरा कांटेक्ट होता है।
इवन जब मेरा सिलेक्शन हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उस वक्त भी मुझे बहुत सारे मेरे 3-4 म्यूज़िक टीचर रहे हैं, उनके भी मुझे कॉल आई थी। पोर्टमोर के जो पोर्टमोर में म्यूज़िक पढ़ाती थी अलका मैम, उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया था कि हमारा स्टूडेंट है, तो उनको अच्छा लगा होगा कि उनका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट कहाँ पहुँच गया। और फिर कुल्लू में भी जो टीचर थी म्यूज़िक की, उन्होंने भी मुझे कॉल की थी। कुछ टीचर्स को मैंने खुद कॉल किया। अ, मेरे गुरुजी पंडित विद्यासागर शर्मा जी, उनको मैंने कॉल किया, फिर वो भी बहुत खुश थे जी। तो अभी जैसे आप ही टीचर बन गई है, प्रोफेसर बन गई है, तो अब आपका बॉन्ड कैसा है अपने स्टूडेंट्स के साथ? आप भी रेनू मैम या प्रीति मैम जैसे टीचर बनी है, क्या लगता है आपको? जी, मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ कि मैं उन जैसी अच्छी टीचर बनूँ। मतलब मैं फ्रेंडली भी रहती हूँ स्टूडेंट्स के साथ, और जहाँ पे मुझे लगे कि थोड़ा-सा डाँटना है, थोड़ा गुस्सा करना है, वहाँ पे मैं वो भी करती हूँ। बाकी तो अब पता नहीं, कोशिश तो यही है कि मैं अच्छी टीचर बनूँ। जी। अगर हम आप आपके फ्यूचर गोल्स की बात करें, फ्यूचर एम्स की बात करें, अभी आप कितने साल की, अगर हम बात करें अभी डॉक्टर मुस्कान ने की कितने साल की, और आगे इन फ्यूचर वो अब क्या करना चाहती है? अभी तो मेरी 30 कंप्लीट नहीं हुई है। हाँ, तो आगे भी अभी मैं म्यूज़िक सीखते रहना चाहती हूँ और सिखाते रहना चाहती हूँ। रिसर्च में अगर अगर कभी हुआ तो मैं फ़ोक पे थोड़ा और रिसर्च करना चाहती हूँ। बाकी देखते हैं और साथ-साथ में क्या चलता है। आप बहुत सारे लोगों की रोल मॉडल है, आपके स्टूडेंट्स की भी, बाहर भी काफ़ी लोग हैं जो आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं। लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि लोग, बच्चे, युवा, यूथ हार मान जाते हैं, कोशिश करेंगे लेकिन एक ही पल में हार मान जाएँगे। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हार तो बिल्कुल नहीं माननी है। हर चीज़ की शुरुआत करके तो देखो, वही है कि संकल्प अगर दृढ़ हो तो रास्ते अपने आप ही बनते चले जाते हैं। जैसे मैंने पीएचडी के वक़्त मैंने सोच लिया था कि मुझसे नहीं होगी, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं, करके देखने में क्या हर्ज़ है, लेकिन रास्ता निकल आया फिर भी। उसी तरह से मैं बाकी सबसे भी कहना चाहूँगी कि हार तो बिल्कुल नहीं माननी है, और कड़ी मेहनत करें, परिश्रम करें तो मंज़िल ज़रूर मिलेगी। और अगर हम बात करें कि आपके पेरेंट्स की, तो जी। उनका कैसा सपोर्ट रहता है? हालाँकि हम आपको देख रहे हैं कि आप इस मुकाम में पहुँच गए, तो काफ़ी सपोर्ट उनकी तरफ से आपको रहता होगा, लेकिन आगे के लिए वो आपके लिए क्या कुछ कहते हैं? उनका हमेशा से यही है सपोर्ट, वो पूरा सपोर्ट है मेरे साथ उनका। उनको शुरू से यही था कि मैं जब भी फ़ोन करती थी घर, पापा मुझे म्यूज़िक का यहाँ ये है, ये कॉम्पिटिशन है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे चंडीगढ़ जाना है, मुझे दिल्ली जाना है। उनको ये था कि तू जो मर्ज़ी कर ले, म्यूज़िक कर, डांस कर, कुछ भी कर, लेकिन पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। स्टडी कभी भी किसी भी तरह से छूटनी नहीं चाहिए। बाकी तेरे साथ हमारा पूरा सपोर्ट है। और बस यही है कि इन सब की बदौलत मैं यहाँ हूँ। जैसे पेरेंट्स है, फैमिली है, उनका बहुत सपोर्ट है। फिर मेरे टीचर्स हो गए, स्कूल टीचर्स, और यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में जो भी मेरे टीचर्स हैं वो, और फिर मेरे गाइड, मेरे एचओडी, और अभी जो मेरे कलीग्स हैं बहुत सपोर्टिव हैं, और मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं मेरे। और इसके अलावा और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी तरह से मुझसे जुड़े हुए हैं, और सब मेरे आसपास बहुत अच्छे लोग हैं। मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि सब लोगों की बदौलत, लोगों के सपोर्ट और बस यही सहयोग, इसकी बदौलत ही मैं आज यहाँ पर हूँ। अगर हम आपके परिवार की बात करें, तो आप कितने भाई-बहन हैं? कौन-कौन है आपके परिवार में? हम 4 भाई-बहन हैं। परिवार तो मेरा बड़ा है, हम जॉइंट फैमिली है, मतलब 13-14 मेंबर्स हैं, हम सब इकट्ठे रहते हैं। तो दादा-दादी, मम्मी-पापा, चाचा-चाची, भैया-भाभी, उनके बच्चे, इस तरह से 14-15 लोग हैं। और भाई-बहन हम 4 भाई-बहन हैं, 2 भाई मेरे बड़े हैं और मेरी सिस्टर मुझसे छोटी है। आपकी सिस्टर क्या करती है? उसकी मैरिज हो गई है, वो अपने ससुराल में वो होम मेकर है, और भाई भी मेरे, छोटे वाले भैया जियो में हैं, और बड़े वाले वो पापा की हेल्प करते हैं। तो वो भी बहुत प्राउड फ़ील करते होंगे कि हमारी बड़ी बहन या छोटी दीदी कितनी उस मुकाम तक पहुँच गई है, कैसा लगता है आपको? हाँ, उनको अच्छा लगता होगा। अच्छा, आप अब जाते-जाते हमारे दर्शकों के लिए अपना फ़ेवरेट सॉन्ग कोई गुनगुना दीजिए। लग जा गले,
कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले हे, हे। अगर हम बात करें मुस्कान की पढ़ाई और काम से फुर्सत मिलने के बाद आप क्या करती है, क्या क्या शौक़ है आपकी, हॉबीज़, उसके बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। मैं कुछ नहीं, कुछ यूट्यूब पॉडकास्ट वगैरह सुनती हूँ। इससे पहले मैं बुक्स पढ़ा करती थी, नॉवेल्स वगैरह बहुत पढ़ती थी मैं जी। अच्छा, एक लास्ट फरमाइश एक पहाड़ी सॉन्ग भी सुना दीजिए। ओ उड़ दे पंछिया ओ बाशदा देवारी भ्याली ओ खदड़ा खदड़ा दे बोणे झुरिए गे आशा लेना निंबड़ा आशा लेना गे निंबड़ा न्याली काय थयारा डाळे बसला कावा काय थयारा डाळे बसला कावा ओ काय थयारा डाळे बसला कावा काय थयारा डाळे बसला कावा। एक बार फिर से मुस्कान जी, आपको बहुत बहुत बधाई और हम आशा करते हैं कि इन फ्यूचर भी आपके सारे सपने पूरे हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थी डॉक्टर मुस्कान नेगी, प्रेरणा की जीती जागती मिसाल, जो कई लोगों की रोल मॉडल है और उनका यही कहना है कि हार नहीं माननी है। कोई भी मुश्किलें आपके जीवन में आए, मुस्कुरा कर, डट कर उन मुश्किलों का सामना करना है और जीत आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये मुस्कान नेगी की, डॉक्टर मुस्कान नेगी की कहानी आपके सामने हमने पेश की। कैमरा पर्सन लकी वर्मा के साथ ईटीवी भारत के लिए श्रेया शर्मा की रिपोर्ट।